बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनवी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, देखा गया है कि दुनिया के हर खेल में कुछ असूल होते हैं और दुनिया का हर खेल उन असूलों और उन कवायद के मुताबिक खेला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से सियासत एक ऐसा खेल है जिसका कोई कायदा और कोई कानून नहीं है। यहाँ तक कि अब ये खेल इखलाकी हुदूद भी पार कर गया है। कल तक हम जिसको गाली देते हैं, दूसरे दिन हम उसी के साथ बैठकर या तो हुकूमत बनाते हैं या तो उसके इत्तेहादी बन जाते हैं। जहाँ सियासत की ये हद हो, वहाँ दूसरी तरफ अगर अब देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का अगर गठजोड़ बन जाए तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम, वो चाहे पार्लिमानी हो या चाहे कोई भी हो, वो ख़तरे में पड़ जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ ने हमेशा इस मुल्क के सियासी निज़ाम को, इस मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की है। नाज़रीन, यही वो मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ ने नज़रिए ज़रूरत को पैदा किया। नाज़रीन, आज हम जो है वो कुछ मुतनाज़ उमूर पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं 1954 से, जहां फेडरल कोर्ट के जो जज थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, उन्होंने नज़रिए ज़रूरत को जन्म दिया और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तरफ से तोड़ी जाने वाली असेंबली को नज़रिए ज़रूरत के तहत उसको जायज़ करार दिया। यानी यहाँ से नज़रिए ज़रूरत की इब्तदा होती है और इस इब्तदा ने इंतहा की। नाज़रीन, इसके बाद 1955 का दौर आता है जहां चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने नज़रिए ज़रूरत को और परवान चढ़ाया और उस वक्त तोड़ी जाने वाली असेंबली के अमल को जायज़ करार दिया, जिसकी वजह से आमिर कुव्वतों को या एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको तक़वियत मिली। नाज़रीन, यही वो वजह है कि 1958 में जनरल अयूब की तरफ से जो फौजी मुदाखलत की गई, उसको भी एक जवाज़ मिला कि नज़रिए ज़रूरत का, और उसी नज़रिए ज़रूरत के तहत जनरल अयूब जो है वो हुक्मरानी करते रहे। नाज़रीन, 5 जुलाई 1977 को जब मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाबंद सलासल करते हुए पार्लियामेंट को तोड़ दिया गया, यानी मुंतखब असेंबली को तोड़ दिया गया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इस जो है वो मुतफ़िक़ा आइन के खालिक थे, उनको पाबंद सलासल करते हुए असेंबली को तोड़ दिया गया, जिस पर जो है वो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने आइन के आर्टिकल 148(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, लेकिन बदकिस्मती से उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया और जनरल ज़िया-उल हक के उस कदम को जो नज़रिए ज़रूरत के तहत दुरुस्त करार दे दिया गया। नाज़रीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि नवंबर 1977 को मार्शल लॉ की तौसीक की गई, यानी एक एशिया के मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से जो कदम उठाया गया था उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और जनरल ज़िया-उल हक ने आइन की धज्जियाँ बिखेर दी और लांग बूटों से उस आइन को रौंद डाला। लेकिन यही अदालत थी जिसने उसके इस इक़दाम की तौसीक की। नाज़रीन, 1988 में जनरल ज़िया-उल हक के हादसाती मौत के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई और जमहूरियत का एक बीज बोया गया, और वो बीज अभी पौधा ही नहीं बना था कि 1999 में जमहूरियत पर एक बार फिर शबखून मारा गया और जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। और इसी जनरल मुशर्रफ के लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को इसी अदलिया ने उसकी तौसीक की और जनरल मुशर्रफ के जो दौर इक़्तिदार था उसको नज़रिए ज़रूरत करार दिया। नाज़रीन, बात यहीं तक भी ख़त्म नहीं होती। यही अदलिया है जिसने साबिक वज़ीर आज़म गिलानी को एक मामूली सी बात पे तौहीन अदालत के केस में घर भेज दिया। फिर एक और केस में एक और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी अदालत गर्दी का शिकार हुए। नाज़रीन, अदालत गर्दी का शिकार जो 2 वज़ीर आज़म हुए, ये तो सिर्फ घर भेजे गए। एक वज़ीर आज़म ऐसा भी था जो अदालत गर्दी का ऐसा शिकार हुआ कि उसको मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है। वो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इस मुल्क को एक मुतफ़िक़ा आइन दिया, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने इस मुल्क को शनाख्त बख्शी, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए दिन रात एक किए।
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, "Do not come back. It's a document of surrender. We do not want to see you back in Pakistan if you come like that." I will not take back a document of surrender from the Security Council. I will not be a party to the legalization of aggression. The Security Council has failed miserably, shamefully. For 4 days we have deliberated here. For 4 days the Security Council has procrastinated. Why? Because the object was for Dhaka to fall. That was the object. It was to be from the beginning. All right, so what if Dhaka falls? So what if the whole of East Pakistan falls? So what if the whole of West Pakistan falls? So what if we are obliterated? We'll build a new Pakistan. We'll build a better Pakistan. We'll build a greater Pakistan. So the Security Council has acted short-sightedly by acquiescing to these dilatory tactics. You know, you have come to a point when we'll say, do what you like. If before you had come to this point, we could have made a commitment. We could have said, all right, we are prepared to do some things. Now why should we? You want to silence us by guns? Silence our voices by arms? So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. You can do, because if you had left us a margin of hope, we might have been a party to some settlement. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर जो है वो मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर हैं और मुख्तलिफ किस्म की बहस छिड़ी हुई है, एक सियासी जंग छिड़ी हुई है। और उस जंग की, जैसा कि मैंने रात के प्रोग्राम में भी कहा था, कि इसका बुनियादी सबब खुद सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने 63A की गलत तशरीह करके या 63A को नज़रिए ज़रूरत के तहत उसकी जो है वो डेफिनेशन में तब्दीली करके एक ऐसे तनाज़े को जन्म दिया जिसने इस वक्त एक बहुत बड़े और ख़तरनाक एक बहस को छेड़ दिया है। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 63A बिल्कुल वाज़े है, जिसका आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आर्टिकल 63A बिल्कुल वाज़े है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने 63A को की उसका जो रुख था उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। नाज़रीन, ये अक्सर देखने में आया है कि अदालतें मुसलसल पार्लिमानी उमूर में मुदाखलत करती हैं, जबकि आर्टिकल 69 अदलिया और पार्लिमान के दरमियान एक वाज़े एक हद मुकर्रर कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको नहीं देखा जाता। और जबकि आर्टिकल 66 और 68 के तहत पार्लिमान की कार्रवाई को एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उस वक्त तक अदालत में जो है वो आर्टिकल 95 के तहत नहीं ले जाया जा सकता जब कोई पार्लिमान अदालत की अपना आइन की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन यहाँ जो इंतज़ामी उमूर होते हैं उस हवाले से भी अदालतें जो है वो कूद पड़ती हैं और अब तो अदालतों ने जिरगे लगाना भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमजा शहबाज को रीपोल तक वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया था, और बिल्कुल इसी तरह जिसी तरह गुज़िश्ता रोज़
वजीर आला को वजीर आला हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला मुकर्रर किया। ये ट्रस्टी वजीर आला क्या होता है, ये टर्म हमारी समझ से बालातर है, क्योंकि आर्टिकल 63A में जब एक चीज़ वाजे कर दी गई है, जब एक हद खींच दी गई, जब एक लकीर खींच दी गई, तब उसके बाद ये ट्रस्टी वजीर आला की डेफिनेशन समझ से बालातर है। नाज़रीन, हैरत की बात तो ये है कि जजेस मुतवातिर मुतनाज़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जस्टिस तमीज़ुद्दीन खान से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक, जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस गुलजार तक, जस्टिस गुलजार से लेकर मौलवी मुश्ताक तक, मौलवी मुश्ताक से लेकर अरशद मलिक तक, अरशद मलिक से लेकर इस वक्त तक कई जजेस हैं जो कई तनाज़ात का शिकार रहे हैं। नाज़रीन, ये एक काबिले ज़िक्र एक मामला है कि हमारे मुल्क की अदालतें हवाओं का रुख देखकर फैसले सुनाती रही हैं और आज तक ऐसा ही हो रहा है। और उन मामलात में भी अदालतें हमारी कूद पड़ती हैं जहां से उनको पब्लिसिटी का एक मौका मिलता हो, या फिर ऐसे मामलात को उठाती हैं जहां उनका जो है वो मीडिया में वाहवाह हो। लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस अदालतों के तहखानों में, अदालतों की अलमारियों में, अदालतों के स्टोर रूम्स में गल सड़ रही हैं, जिनका फैसला न तो सुनाया जाता है न ही उन केसेस को सुना जाता है। नाज़रीन, ये गलत रिवायत है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की ये गठजोड़ जमहूरियत और जमहूरी इदारों को और पार्लिमानी सिस्टम को इंतहाई कमज़ोर कर रही है। अब होना ये चाहिए कि सबको, जो भी इदारे हैं, उनको इस आइन के तहत चलना चाहिए। इस आइन ने जहाँ हदें मुकर्रर कर रखी हैं, सबको उन हदों के अंदर रहना चाहिए, उन हदों के अंदर रहकर काम करना चाहिए, वो चाहे हमारी पाक फौज हो या वो चाहे हमारी अदलिया हो। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ ही दिन पहले जो है वो साबिक वजीर इत्तलात चौधरी फवाद ने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, मैं ज़रा वो सुनवा देता हूँ, उसके बाद आपसे सवाल पूछता हूँ और आपका तज्ज़िया लेते हैं। फवाद चौधरी, ये आर्टिकल 6 के हवाले से जो बात हो रही है, इसके बारे में क्या कसूर है? एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सकें। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है, तो फिर तो एक अलहदा बात है। लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से, फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातें ना करें। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हुए क्या कहा उन्होंने, आज ये भी सुना। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को जो बदल जाएगी, ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। इस तरह से पॉलिसीज कौमें नहीं बनाती। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप। नाज़रीन, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अदलिया गठजोड़ मुकम्मल तौर पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2011 में लॉन्च होने वाला इमरान प्रोजेक्ट, उसके 3 नुकात पूरे हो चुके हैं, 2 नुकात अभी रहते हैं। तो इसलिए इमरान खान को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके इमरान खान के किरदार और उसकी करप्शन के बारे में साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने क्या कहा था, ज़रा आप अपने कानों से सुन भी लीजिए और आंखों से देख भी लीजिए। ये रोज इल्जामात का तो कोई मसला नहीं है, मगर चूंकि उन्होंने कल बार बार कहा है कि निसार मेरे सामने रखे, तो इसलिए मैं मजबूरी के तौर पर एक छोटा सा ट्रेलर पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो मेरे सामने मेरे बारे में कहे तो मैं उसे अदालत में लेके जाऊंगा। तो मैं आपको गवाह बना के ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, आपने कल मुझे चैलेंज किया। यूं तो आपका रिकॉर्ड है कि आप एक बात करते हैं और 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। आपका रिकॉर्ड है कि आप यू टर्न करने के मास्टर हैं।
آپ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی آپ مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی اس کے مخالف ہوتے ہیں. آپ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی آپ ایم کیو ایم کو گالیاں دیتے ہیں اور الطاف حسین کو کھڑکی لگا کے یہاں لانے کی بات کرتے ہیں, کبھی ان سے آپ ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں اور میچ فکسنگ کرتے ہیں. کبھی آپ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری فیملی کو اتنی بری گالیاں دیتے ہیں کہ مجھے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال میں, یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جو ایک صرف جینوئن اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں وہ مسلم لیگ کاف ہے. یہ حکومت میں جوائن کرنے سے پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کافی نوجوانوں کو بے وقوف بنا لیا, اس قوم کو بے وقوف بنا لیا. اگر آپ اپنی بات پہ قائم ہیں تو اپنی بات کا پاس رکھنا, مجھے عدالت میں لے کے جانا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے 30 سالہ بہت ساری زندگی میں, جس میں آپ نے کروڑوں کمائے, بیرون ملک بھی کمائے, ملک کے اندر بھی کمائے, آپ نے شدید قسم کی ٹیکس چوری کی. آپ نے کوئی ٹیکس اپنی ریٹرنز نہیں بھری. آپ نے اپنے اثاثت جات چھپائے. مجھے عدالت میں لے کے جائیں, یہ کل آپ کا چیلنج ہے مجھ سے. ناظرین, سیاستدان کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. اس کے کردار کو دیکھ کر ایک جنریشن پروان چڑھتی ہے. اس رول ماڈل پہ چلتے ہوئے اپنے مستقبل کا تعین کرتی ہے, اپنے نظریات کا تعین کرتی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں, جو کچھ عمران خان نے اپنے ورکرز کو اور نوجوانوں کو سکھایا ہے, وہ سوائے بدتمیزی کے, وہ سوائے بد زبانی کے, وہ سوائے گندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, عمران خان کا اپنا کردار, جس پر میں پورا پروگرام کر چکا ہوں کہ مغرب میں اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کس طرح عیاشیوں اور رنگ رلیوں میں گزاری, اور آج وہ یہاں پر بیٹھ کر امر بالمعروف کی بات کرتا ہے, صادق اور امین کی بات کرتا ہے, اور وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے, جبکہ اس آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ صادق اور امین کیا ہوتا ہے اور کون تھے. جس کو خاتم النبیین کہنا نہ آتا ہو, وہ بیٹھ کر ہمارے نوجوانوں کے کردار کی جو ہے وہ تربیت کرے اور ہمارے نوجوانوں کو کے راہوں کا تعین کرے, یہ بہت مشکل کام ہے. جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ رسول میں سیاستدانوں کے ساتھ, پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا. ناظرین, یہ عمران خان کی تربیتی تھی کہ روزہ رسول میں ہماری ملک کی جگہ سائی ہوئی, ہمارے ملک کی سیاستدانوں کے بالوں سے پکڑ کر ان کو کھینچا گیا, ان کو گالاں گلوچ کی گئی اس مقام پہ جہاں بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے دھیما رکھیں. لیکن اس نے کیا کیا. ناظرین, عمران خان کے بارے میں معروف صحافی منصور علی خان کیا کہتے ہیں, ذرا خود سن لیجیے. میں عمران خان صاحب کے باقی تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یقین کیجئے, جو مجھے سب سے بڑا اختلاف ہے نا اس شخص کے ساتھ, وہ صرف یہ ہے کہ اس نے معاشرے میں جو گند پھیلایا ہے, اس نے معاشرے میں جو بدتمیزی پھیلائی ہے, اس نے معاشرے کے اندر جو اس پوری جنریشن کا, اور میں جب پوری جنریشن کہتا ہوں نا تو یہ بیسکلی وہ جنریشن ہے جو 2010-2011 کے اندر 18 سال کی ہوئی, اور آج وہی 18-19 سال کے وہ جو لڑکے ہیں وہ آج 29-30-31 سال کے جو ہو چکے ہیں, وہ پوری کی پوری 10-11 سال کی یہ جو جنریشن ہے نا, اس کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے. ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, یہ آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے بیٹھیں گے, یہ آگے سے اوے چور, اوے لفافے, اوے غدار, اوے کافر, بس دیٹس اٹ. یا آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. ان کی ڈیبیٹ کی صلاحیت آپ نے ختم کر. ناظرین, میں عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, ہم کسی بھی سیاستدان کے مخالف نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے کچھ اصول ہونے چاہیے, کچھ قاعدے ہونے چاہیے, کچھ قانون ہونے چاہیے. اگر آپ نے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ایک کتاب لکھوائی ہے, ایک کتاب لکھی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, ایک متفقہ آئین ہے, تو پھر خود کو اور اس ملک کے نظام کو اس کے تحت چلانے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی. اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر اداروں میں تصادم ہوگا, اور جب اداروں میں تصادم ہوگا تو ملکی معیشت کا یہی حال ہوگا جو حال اس وقت ہمارے پاس ہے. آج ڈالر جس طرح اڑ رہا ہے اس کو روکنے کی ہم میں اب طاقت تک نہیں رہی ہے, اس لیے کہ اداروں میں تصادم جو پیدا ہوا انہوں نے ہمارے ملک کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب ہمیں اٹھنے کے لیے کتنی دہائیاں چاہیے یہ کوئی نہیں جانتا. تو ناظرین,
میں کہنے کی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا سمپلی وہ یہ ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ کا اب خاتمہ ہو جانا چاہیے. جب تک عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک نظریہ ضرورت دفن نہیں ہوگا. نظریہ ضرورت آج بھی زندہ ہے اور نظریہ ضرورت کل سپریم کورٹ میں بھی دیکھا گیا اور نظریہ ضرورت کل پھر سپریم کورٹ میں دیکھا جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ اب خود طے کرے کہ اس نے جو ہے وہ اس آئین کے تحت چلنا ہے یا اس آئین کی پراپر انٹرپریٹیشن کر کے اس ملک کے نظام کو بہتر کرنا ہے یا ٹریک پہ لانا ہے یا اداروں میں تصادم کی فضا پیدا کرنی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ پہ، کیونکہ اس کا پورا دامن داغدار ہو چکا ہے. ان کا دامن ذوالفقار علی بھٹو کے خون سے رنگا ہوا ہے اور اس کا دامن کئی دو اہم ترین وزرائے اعظم کو بے گناہ ایک معمولی سی سزا پہ جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیا گیا. تو یہ نہیں ہوتا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس طرح کہیں نہیں ہوتا. اب ہونا یہ بھی چاہیے اور پارلیمنٹ کو بھی اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. اب پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے جو ان ججز کا مواخذہ کرے، جو ان ججز کی امپیچمنٹ کرے. جس جج کی کرپشن کا معاملہ سامنے ہے اس کو اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. اب انصاف کرنے والوں کا بھی انصاف ہونا چاہیے. اب امپیچمنٹ کا حق سب کے پاس ہے، امپیچمنٹ کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے. جو پارلیمنٹ صدر مملکت کی امپیچمنٹ کر سکتی ہے تو وہ ایک جج کی امپیچمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ اب وہ بھی اس اسٹیبلشمنٹ عدلیہ گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرے، نہیں تو ملک تباہ اور برباد ہو جائے گا اور ہمارے اداروں میں جو تصادم ہوگا وہ اس ملک کی معیشت کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.